Hi, humans, and welcome back to Humanities. Let us begin with the last chapter of our curriculum of 2023-24 जिसका नाम है सोशल मूवमेंट्स। ठीक है। सबसे पहले ये वर्ड का मीनिंग समझते हैं। सोशल मूवमेंट्स होती क्या है? ठीक है, इट्स अ थियोरेटिकल चैप्टर, इसमें बहुत थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको, इसलिए नोट्स बना के रखना एंड रिवाइज इट ऑफन ताकि लर्न हो जाए एग्जाम तक। ठीक है। सोशल मूवमेंट्स का सबसे पहले मतलब समझते हैं। सी, आई एम अ सिटीजन ऑफ अ फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री। मेरे को कंट्री और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज अनजस्ट लग रही है, सही नहीं लग रही है, तो आई एम फ्री टू प्रोटेस्ट। मैं सोशल मूवमेंट का पार्ट, हिस्सा बनने के लिए फ्री हूँ, राइट? मुझे कोई राइट्स नहीं मिल रहे हैं, आई एम फ्री टू बी अ पार्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स। तो इस सोशल मूवमेंट्स का आपको थोड़ा एग्जाम्पल अगर मैंने दे दिया आपको, जैसे LGBTQIA राइट्स, तो दैट इज अ सोशल मूवमेंट बिकॉज LGBTQIA कम्युनिटी इज आस्किंग फॉर फ्री एंड इक्वल राइट्स। ठीक है, लाइक अदर ह्यूमंस। दूसरी एग्जाम्पल आपको अगर दो तो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हो रही हैं, कंटेम्प्ररी और करंट एग्जाम्पल दिया तो मराठा रिजर्वेशंस, मराठा कम्युनिटीज आस्किंग फॉर रिजर्वेशंस। ठीक है, तो ये सारी सोशल मूवमेंट्स है। अब हम इस चैप्टर में बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे सोशल मूवमेंट्स के, इनके फीचर्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स की सोशल मूवमेंट्स पढ़ेंगे। वर्कर्स की मूवमेंट, पेजेंट्स की मूवमेंट, इकोलॉजिकल मूवमेंट, विमेन की मूवमेंट। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी ऑल इन ऑल अ वेरी ग्रेट चैप्टर। ठीक है। अब इसमें और एग्जाम्पल्स दिए, जैसे 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट, जिसमें अपने बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने कुछ कुछ नई आइडियाज लाई थी। ठीक है, जैसे ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, अयंकाली जी, नारायण गुरु। ठीक है, सो दीज डिफरेंट रिफॉर्मर्स ब्रॉट देयर डिफरेंट आइडियाज इन दिस रिफॉर्म मूवमेंट। एंड कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जब भी इन दो वर्ड्स की बात आती है तब हम किसे याद करते हैं? कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हम ज्योतिबा फुले जी को याद करते हैं, राइट? देन नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ 1947, जिससे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। ये सारी सोशल मूवमेंट्स है, ये सारे एग्जाम्पल्स है सोशल मूवमेंट्स के। देन अगर हम वर्ल्ड की तरफ चले तो सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ USA, विच फॉट फॉर इक्वल राइट्स फॉर ब्लैक। ठीक है, स्किन कलर के बेसिस पे आप किसी के राइट्स नहीं छीन सकते। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द सिविल राइट्स मूवमेंट जो 1950s और 60s में हुई। देन एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल साउथ अफ्रीका का, 1990s का। ठीक है, एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल। नेल्सन मंडेला हम याद करते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस स्ट्रगल, राइट? ये सारे जो वर्ल्ड के और इंडिया के इन स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स है, ये क्या है? दीज आर नथिंग बट सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि एक छोटा सा ब्रीफ आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि क्या होगा सोशल मूवमेंट्स में, क्या होने वाला है। अब इसमें और डिटेल में हम घुसकर इसके फीचर्स समझते हैं। ठीक है, नाउ फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट में सबसे पहला प्री रिक्विजिट फीचर क्या है कि एक सोशल मूवमेंट, हम तब कहेंगे किसी चीज को सोशल मूवमेंट जब उसमें एक सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन हो ओवर टाइम। यानी आज मैंने प्रोटेस्ट किया, कल मैंने कुछ नहीं किया, क्या ये सोशल मूवमेंट होगा? नहीं। एक सस्टेन्ड टाइम पीरियड के लिए मैंने प्रोटेस्ट करना चाहिए टू कॉल माई मूवमेंट अ सोशल मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट। अ सोशल मूवमेंट हैज सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, एक लंबे समय तक आप कोई एक्शन ले रहे हो, ऑफन डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट, क्योंकि यू आर नॉट हैप्पी विद द पॉलिसीज विच द स्टेट इज इम्प्लीमेंटिंग, और यू आर डिमांडिंग सम चेंज। ठीक है, I'll read the feature number one again. Sustained collective action होना चाहिए over time, which is often directed against the state, and you are demanding क्या? You are demanding changes. Point number two is organization. आपकी मूवमेंट तब सोशल मूवमेंट कहलाएगी जब आपकी मूवमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्पॉन्टेनियस डिसऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट को हम सोशल मूवमेंट नहीं कहेंगे, इट शुड बी सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड। अब ऑर्गेनाइजेशन के दो टाइप्स क्या होते हैं? एक स्ट्रक्चर और दूसरा लीडरशिप। यानी आपके सोशल मूवमेंट में दो चीजें जरूरी होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए और स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी ऐसी डिसऑर्गेनाइज्ड और ऐसी वेग मूवमेंट को सोशल मूवमेंट नहीं कहते।
So 3 points: sustained collective action over time, degree of organization, leadership and structure. Then there should be a shared objective and ideology, obviously. जब आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कुछ कुछ रीजन ही नहीं है मूवमेंट करने का, तो आप क्यों मूवमेंट करोगे? व्हाई वुड यू वेस्ट योर एंड अदर्स टाइम? ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक आइडियोलॉजी होना चाहिए, ठीक है, फिर ही वो मूवमेंट सोशल मूवमेंट कहलाएगा. देन social movements, they are often aiming to bring changes on public issues. Obviously आप public issues पे ही changes लाते हो, जैसे ट्राइबल्स के राइट्स, डिस्प्लेस्ड के राइट्स, जेंडर जस्ट सोसाइटी, विमेन राइट्स, ठीक है. तो आप पब्लिक इश्यूज पे ही हर समय सोशल मूवमेंट्स करोगे. देन सोशल मूवमेंट्स सिर्फ सोसाइटीज को चेंज नहीं करती है, वो क्या करती है, दूसरी सोशल मूवमेंट्स को भी इंस्पायर करती है. यानी एक सोशल मूवमेंट से कई सोशल मूवमेंट्स, कई आइडियोलॉजीज, कई अलग अलग टाइप के आइडियाज निकल आते हैं, ठीक है. Then, last point, while social movements, they seek to bring social changes, counter movements arise in defense of status quo. यानी जैसे आप किसी इशू के अगेंस्ट बोल रहे हो, आपके अगेंस्ट 10 लोग तो उठने ही वाले, ठीक है. दिस इज अ डेमोक्रेसी, एवरीबडी हैज गॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है. तो आप कुछ इशू को ले रहे हो, जैसे मैं विमेन्स राइट्स की अगर बात करूं, तो मैंने अगर विमेन्स राइट्स का रैली करना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड माई ओन सोशल मूवमेंट, तो 10 अलग लोग अपने अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुझे अपोज करने के लिए खड़े हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि देखो ये एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, इसमें काउंटर मूवमेंट्स अराइज होंगी ही होंगी, ठीक है. सो सोशल मूवमेंट जब किसी इशू पे चेंज लाना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट काउंटर मूवमेंट्स भी अराइज होती हैं, ठीक है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है, जब राजा राम मोहन रॉय जी ने ही टॉक्ड अगेंस्ट सती, उन्होंने सती को अपोज किया, तब धर्म सभा नाम का एक फॉर्मेशन हुआ, धर्म सभा नाम का एक सेक्ट फॉर्म हुआ, जो लोगों ने राजा राम मोहन रॉय जी के अगेंस्ट ब्रिटिश सरकार को भड़काया था और बोला था कि यू कैन नॉट चेंज आवर एंशिएंट टेक्स्ट्स लाइक दिस. हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में अगर सती के बारे में कुछ लिखा है, तो आप उसको ऐसे अपोज नहीं कर सकते, या उसको बैन या अबॉलिश कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो टेक्स्ट में लिखा है. सो ऐसे काउंटर मूवमेंट्स अराइज होते हैं. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सीयूईटी में आता है कि बताओ who stood against Raja Ram Mohan Roy? It was Dharm Sabha. Dharm Sabha was formed against Raja Ram Mohan Roy's sati abolishment movement, ठीक है. So this is one of the important examples. ये सारे features आपको याद करने हैं, एक बार लास्ट रिवाइज कर लेते हैं. सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन, ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लीडरशिप और स्ट्रक्चर होना चाहिए, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव, आइडियोलॉजी. देन पब्लिक इश्यूज पे ही हम बात करेंगे whenever we are talking about social movements. Then social movements inspire other social movements and counter movements, ठीक है. That's it. इतने फीचर्स अगर लिख के आओगे 6 on 6 marks, ठीक है. So now we are done with the features, we are done with the examples of social movement. अब थोड़ा छोटी छोटी चीजें पढ़ लेते हैं. What is the most visible form of social movement? सबसे ज्यादा सोशल मूवमेंट किस फॉर्म में आपको दिखाई देगा? ऑब्वियसली प्रोटेस्ट. सी देयर इज अ लाइन हियर, द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ सोशल मूवमेंट इज योर प्रोटेस्ट. एक लाइन थी, शायद पीछे के पेज पे रह गई होगी. एक मेरे बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था फॉर 3 marks. इट वाज अ क्वेश्चन फॉर 3 to 4 marks, जो कह रहा था कि मेंशन वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स बताओ टू रिप्रेजेंट सोशल मूवमेंट्स. Again, mention various forms of ways to represent social movements. यानी आप social movements कैसे दिखाओगे, ठीक है. So first and the most visible form is protest. आप protest करोगे. दूसरा, आप meetings organize करोगे to mobilize people. आप लोगों की ideologies, लोगों की sides समझने की कोशिश करोगे, ठीक है. You'll form a strong clan. फिर आप campaigns करोगे, lobbying करोगे with the government, with the media और other important makers of public opinion, ठीक है. Then आप अलग अलग modes of protest, जैसे
टॉर्च लाइट, कैंडल, प्रोसेशन, यूज ऑफ ब्लैक क्लॉथ, स्ट्रीट थिएटर्स। जैसे गांधी जी ने क्या किया था, अहिंसा, सत्याग्रह और चरखा, इन सारी चीजों को अपना एक सिंबल बनाया था, अपने टूल्स बनाए थे, ठीक है। सो ऐसे ऐसे अलग अलग मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट आप यूज करते हो, ठीक है, टू शो दैट यू आर अ सोशल मूवमेंट, यू आर अ पार्ट ऑफ अ सोशल मूवमेंट, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे इग्नोर मत करना, करके जाना है क्वेश्चन। बॉक्स 8.1 और 8.2 में क्या लिखा है ये अपन देख लेते हैं। सो 8.1 में हमें दिया है राइट टू वोट का एक बॉक्स है छोटा सा, और 8.2 इज ऑल अबाउट सत्याग्रह एंड गांधी जी। दिस बॉक्स इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक एक रीडिंग कर लेंगे, कोई भी बॉक्स इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। So one sec. Okay. So box 8.1 is talking about the right to vote. Now इसके बारे में क्या बात करना है हमें? राइट टू वोट हमें ऐसे ही नहीं मिल गया। माना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले राइट फ्रॉम द स्टार्ट सबको ही सफरेज दिया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ही दिया है, बट राइट टू वोट इस राइट के लिए लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, लोगों ने बहुत सारी सोशल मूवमेंट्स करी थी, ठीक है। सो सोशल मूवमेंट का एक एग्जाम्पल दूसरा आपका बनेगा राइट टू वोट। Universal adult franchise or the right of every adult to vote is one of the most foremost rights guaranteed by the Indian Constitution. मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बिल्कुल गारंटी कर दिया है, ठीक है। मतलब हम हमारी मर्जी से हमारा लीडर चुन सके, इसके लिए वी हैव बीन गारंटीड विद दिस राइट, ठीक है। नाउ यहाँ पे बोला गया, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। चार्टिज्म ये क्या है, ये 1 मार्क के लिए आ सकता है। चार्टिज्म वाज अ सोशल मूवमेंट फॉर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन इन इंग्लैंड, 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। देन ये सारा थ्योरी आपको नहीं आएगी, नंबर्स वगैरह मत करके जाओ। दो ही चीजें कि राइट टू वोट क्या होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, राइट ऑफ एवरी अडल्ट टू वोट, देन व्हाट इज चार्टिज्म, ये चीजें आपको इम्पोर्टेंट है, करके जाओ। और एक बार ये पूरा थ्योरी भी पढ़ लेना बॉक्स का। देन आई कम टू बॉक्स 8.2। 8.2 इज सेइंग कि कैसे महात्मा गांधी ने खादी पहनी थी, हैंडस्पन हैंड वोवन क्लॉथ, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा किया, ताकि ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कपड़ा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम चीप मैनचेस्टर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फ्यूजन ऑफ फॉरेन पावर एंड कैपिटल, इसके अगेंस्ट पूरा प्रोटेस्ट के लिए गांधी जी ने ये टूल्स अपने यूज किए थे, ठीक है। स्पिनिंग व्हील, चरखा, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। देन एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताऊंगी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ईयर याद रख लेना, आ सकता है अगर बहुत ही हार्ड पेपर बनाया। 1930, ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, salt satyagrah. As part of civil disobedience, Gandhi chose to break the salt laws as a mode of protest. In the first photograph, women are seen bearing pots containing brine on their way to salt mines. ठीक है, तो 1930 ईयर याद रख लेना, बस इसके लिए बॉक्स इंपॉर्टेंट था। ओके, एंड नाउ आई गेस इट्स टाइम टू मूव अ लिटिल अहेड, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, social change and social movement. So how these two terms are different from each other? ना सी social change एक बहुत ही broad term है, और social movement एक बहुत ही उसका subset वाला term। आप छोटी छोटी social movements को इकट्ठा करो, आपका बड़ा social change हो जाएगा, ठीक है। सो सोशल चेंजेस कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग, ये ऐसा नहीं है कि एक बार एकदम से हो गया सोशल चेंज, ऐसा कभी नहीं होता। इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसेस, ठीक है, ये चलता रहता है। बट सोशल मूवमेंट्स आर डिपिक्टेड टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक गोल्स। सोशल चेंज मैंने बोला कि बहुत ब्रॉड है, बट सोशल मूवमेंट ऐसे स्पेसिफिक गोल्स को लेके आगे बढ़ता है। सोशल चेंज इज द सम ऑफ काउंटलेस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शंस, ठीक है, ये एक सम है, एक एडिशन है छोटे छोटे एफर्ट्स का, ठीक है। बट सोशल मूवमेंट क्या है, इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग कलेक्टिव एफर्ट एन एक्शन बाय पीपल, ठीक है। यानी ये एक्चुअली मूवमेंट है, ये इसमें लोग एक्शन कर रहे हैं, लेकिन चेंज एक कॉन्सिक्वेंस है, एक रिजल्ट है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ सम ऑफ काउंटलेस इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्शंस, ठीक है।
अब इसका एग्जाम्पल देखो और क्लियर हो जाएगा। सोशल चेंज यानी एग्जाम्पल देखो, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये सारे सोशल चेंजेस है। बट 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म वाला जो मूवमेंट था वो सोशल मूवमेंट की कैटेगरी में है। सो आई होप द डिस्टिंक्शन इज वेरी वेरी क्लियर। सोशल चेंज कैसा होता है? कंटिन्यूअस, ऑनगोइंग। सोशल मूवमेंट क्या होता है? उसका एक स्पेसिफिक गोल होता है। सोशल चेंज इज एक्चुअली अ बिग रिजल्ट। इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स और कलेक्टिव एक्शन का नतीजा होता है ये, ठीक है, सोशल चेंज। देन सोशल मूवमेंट क्या होता है? लॉन्ग कलेक्टिव एफर्ट होता है, लोग बहुत सारे इकट्ठा साथ आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। सो दैट इज सोशल मूवमेंट। सो दोनों चीजें आई गेस दे आर वेरी वेरी क्लियर। नाउ देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक कॉर्नर ऑफ योर टेक्स्ट बुक जिसमें से सीयूईटी के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये ईपी थॉमसन वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने बोला था कि द मॉब एंड क्राउड दे आर नॉट जस्ट मेड अप ऑफ अनार्किक हूलिगन्स आउट टू डिस्ट्रॉय द सोसाइटी? ईपी थॉमसन ने ये स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि ये जो क्राउड एंड मॉब इकट्ठा होते हैं देश में, दे आर टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। उनके बात में भी पॉइंट होता है, ये जस्ट सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इकट्ठा नहीं होते हैं, उनकी बात में भी कोई पॉइंट होता है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट विच दे वांट टू चेंज, ठीक है। सो दे टू हैड अ मॉरल इकोनॉमी, इनके भी मोरल्स होते हैं, इनको भी पता होता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो इनकी भी बात सुन लेनी चाहिए। दे टू हैव अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो बेसिकली ही इज टेकिंग द साइड of all the protesters. So ये statement किसने दिया था? That crowd and mob were not made up of anarchic hooligans. It was said by E.P. Thompson, right? Remember this. Then कुछ कुछ स्कॉलर्स मार्क्स की आइडियाज से बहुत इन्फ्लुएंस होके एक अपना खुद ओपिनियन बनाए थे ऑफ अबाउट द वायलेंट कलेक्टिव एक्शन। यानी पीपल वर स्टिल मेकिंग डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट वायलेंट कलेक्टिव एक्शन। एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव के अलावा भी लोग इसे देख रहे थे, ठीक है। सो ईपी थॉमसन याद हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो याद कर ही लो। अनार्किक हूलिगन्स वाला पॉइंट किसने बोला था? इट वाज ईपी थॉमसन। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द टाइप्स। सोशल मूवमेंट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन पूरा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सोशल मूवमेंट्स की भी कुछ टाइप्स होते हैं जिसको हम 3 आर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला आर है रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट, बीच में आ जाओ। रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट वो सोशल मूवमेंट होता है जिसमें ग्रुप खुद में पर्सनल खुद में चेंज लाना चाहता है। यानी समझो एक ग्रुप है जो रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब वो ग्रुप को दूसरों से कुछ नहीं चाहिए, किसी को चेंज नहीं करना है, बट वो खुद के पर्सनल कॉन्शियसनेस और एक्शंस में चेंज लाना चाहते हैं, खुद के ग्रुप मेंबर्स में चेंज लाना चाहता है, राइट। सो आई रीड द डेफिनेशन, ऐसी ही आप एग्जाम में लिख के आओगे। रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट aims to bring a change in the personal consciousness and actions of its individual members। यानी खुद के कॉन्शियसनेस और खुद की एक्शंस में अगर मैं चेंज लाना चाहती हूँ तो कौन से सोशल मूवमेंट का हिस्सा हूं मैं रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट का हिस्सा हूँ ना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है नारायण गुरु जी के बारे में हमने सुना है। सो नारायण गुरु he belonged to a community called Ezawa community। कहाँ की community है? It is a community of Kerala. It was led by Narayan Guru and इन्होंने खुद के मेंबर्स में, खुद के क्लैन के मेंबर्स में चेंजेस लाने की कोशिश की, ठीक है। सो ये कैसी मूवमेंट हुई? ये हुई रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट। सेकेंड टाइप इज रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट। आप रिफॉर्म करना चाहते हो, रिफॉर्म्स लाना चाहते हो। सो रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट में पीपल दे स्ट्राइव टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स। कैसी अरेंजमेंट्स? सोशल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स थ्रू ग्रेजुअल एंड इंक्रीमेंटल स्टेप्स। अगर मैं रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना है? मुझे सोशल और पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स में धीरे
धीरे धीरे एकदम प्यार से चेंजेस लाने थ्रू ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल स्टेप्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है, धीरे धीरे चेंज आया, एकदम जल्दी से कुछ नहीं हुआ। आरटीआई कैंपेन, धीरे धीरे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस हुआ, ठीक है। बट रेवोल्यूशनरी इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रिफॉर्मिस्ट। रेवोल्यूशनरी में हम धीरे धीरे कुछ नहीं चाहते, हम एकदम से ऐसे रेवोल्यूशन चाहते हैं, एक ऐसा वॉयलेंट एस्पेक्ट आ जाता है। सो इन रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट वी अटेम्प्ट टू रैडिकली, दिस इज द वर्ड, we attempt to radically transform social relations often by capturing the state power। यानी इसमें से थोड़ा violent आपको फील आ रहा है कि हम जल्दी से सोशल रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे स्टेट की पावर छीन के, ठीक है। इसका क्लासिक एग्जांपल बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया विच डिपोज्ड द जार, जार यानी उनका किंग, TSAR, ठीक है, जार निकोलस वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इन्होंने जार को यानी किंग को सीधा निकाल दिया टू क्रिएट अ कम्युनिस्ट स्टेट। और इंडिया की बात करो तो नैक्शनलिज्म, नैक्शनलाइट मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को या ये लैंड्स छीन लेती है, ये लैंड्स छीन लेते हैं फ्रॉम रिच पीपल, तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस। सो 3 टाइप की सोशल मूवमेंट्स आपको याद हो गई होंगी, रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट, रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट एंड रेवोल्यूशनरी। इनके एग्जाम्पल्स जो नीचे दिए MCQ में पूछ सकते हैं कि बताओ RTI एक्ट जो है वो कौन सी सोशल मूवमेंट का टाइप है। RTI मूवमेंट, सो इट इज अ टाइप ऑफ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। सो ये सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे इफ यू स्टडी दिस पार्ट वेरी वेल। चलो, नाउ नेक्स्ट पार्ट कमिंग अप, छोटे छोटे अगेन 1 मार्कर्स, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लो। ओरिएंटेशन ऑफ अ सोशल मूवमेंट में शिफ्ट ओवर टाइम, हाँ इंपॉर्टेंट तो है। ये जो 3 सोशल मूवमेंट्स हमने यहाँ पे पढ़ी, ये एक दूसरे से कन्वर्ट होके कुछ और बन सकती है। यानी कहने का मतलब ये, एक मूवमेंट अगर रिफॉर्मिस्ट थी तो वो रिफॉर्मिस्ट से चेंज होके रेवोल्यूशनरी बन सकती है। यानी मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो रहा था, वहां पे बहुत सारी स्टेट्स को अपना हक नहीं मिल पाया, ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली काम हो रहा था, बट बहुत सारी स्टेट्स को चीटेड फील हो रहा था और इसीलिए उन्होंने रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट करने का फैसला ले लिया। दे थॉट दैट वायलेंस कैन बी द सोल्यूशन। ऐसी बहुत सारी स्टेट्स ने किया है, ठीक है। सो अ मूवमेंट इफ रिडेम्पटिव कैन चेंज इटसेल्फ फ्रॉम टू रिफॉर्मिस्ट और रेवोल्यूशनरी, यानी कुछ परमानेंट नहीं है, इनका ओरिएंटेशन कभी भी किसी भी समय चेंज हो सकता है, ठीक है। द नेम्स आर नॉट परमानेंट, दीज सोशल मूवमेंट्स कैन चेंज। Social scientists who study the life cycle of social movements call this a move towards social movement organization। यानी ये हम क्या कर रहे हैं, हम social movement organization कर रहे हैं, ठीक है। So 1 markers, read them। Then एक बहुत ही important question आ रहा है, बहुत ज्यादा important, difference between new and old social movements, very important। सो न्यू सोशल मूवमेंट्स जो अभी अभी हो रही है कंटेम्परेरी वर्ल्ड में, और पुरानी जो सोशल मूवमेंट्स हो रही थी, उनमें डिफरेंस क्या है। पुरानी जो सोशल मूवमेंट्स हो रही थी उसमें रीऑर्गेनाइजेशन था बहुत पावर का, यानी उसका पावर को अचीव करना वाज द सेंट्रल गोल, ठीक है। बट अभी की जो सोशल मूवमेंट्स है उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ वाले इश्यूज पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पहले जार को निकालते थे, किंग बनना है, किसी को ओवरथ्रो करना है, टेरिटरी निकालना है, तो ये बहुत पावर की बातें होगी। बट न्यू सोशल मूवमेंट्स में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं हम, जेंडर, वी आर टॉकिंग अबाउट राइट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीन वाटर, क्लीन एयर, ठीक है। सो ये सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज हो गए, पावर की बात इसमें नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। सो अगेन आई एम रीडिंग फर्स्ट पॉइंट, ओल्ड सोशल मूवमेंट्स में reorganization of power relations was the central goal, but new social relations में quality of life issues are
more important. ठीक है, they have become more important. Like for example, clean air, equal rights, gender just society. ठीक, देन ओल्ड सोशल मूवमेंट में और क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंटरफेयर करती थी कि अगर नेशनलिस्ट मूवमेंट है, अगर आपको 1947 की मूवमेंट करानी है तो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं। ठीक है, हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कांग्रेस का ही बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, राइट। सो पहले की जो ओल्ड सोशल मूवमेंट्स थी उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता था, लेकिन आजकल की न्यू सोशल मूवमेंट जो है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगी। ठीक है, न्यू सोशल मूवमेंट्स आर नॉन पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। यहाँ पे पॉलिटिक्स का एस्पेक्ट कुछ नहीं है, जीरो है, बट ओल्ड में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल वाज वेरी वेरी सेंट्रल। ठीक है, अब न्यू सोशल मूवमेंट्स क्या होती हैं, दे आर ग्लोबल इन नेचर, यानी ऐसा नहीं है कि बाउंड्रीज विल लिमिट द सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट्स आर वेरी वेरी ग्लोबल, बट पहले के जमाने में द ओल्ड सोशल मूवमेंट्स वर बाउंडेड, दे वर रीजनल इन नेचर, यानी एक रीजन में चल रही है तो वही की वही रह जाएगी। बट आजकल द सोशल मूवमेंट्स हैव बिकम मच मोर ग्लोबल। ठीक है, अब हमें थोड़े सब सोशल मूवमेंट्स पढ़ने, जैसे इकोलॉजिकल मूवमेंट पढ़ेंगे, क्लास बेस्ड मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें दो क्लासेस की बात करेंगे, पेजेंट्स एंड वर्कर्स। देन हम कास्ट बेस्ड मूवमेंट की बात करेंगे जिसमें दलित मूवमेंट, ओबीसी मूवमेंट की बात करेंगे। देन ट्राइबल मूवमेंट की बात करेंगे इन विच विल बी टॉकिंग अबाउट झारखंड एज अ स्टेट इन मच मोर डिटेल। फिर विमेन्स मूवमेंट की बात करेंगे, देखो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं रहेगा। इसमें मोस्टली आपको 1 मार्क्स और सीयूईटी वाले क्वेश्चंस दिखेंगे, अगर कोई रिटन बड़ा वाला क्वेश्चन दिखा आई विल इन्फॉर्म। ठीक है, चलो। Okay guys, so let us begin with the first sub part of different types of social movements. ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़ने हैं, उसके अंदर पहला सब हेडिंग इज इकोलॉजिकल मूवमेंट। तो इकोलॉजिकल मूवमेंट्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एनवायरमेंट के बारे में, कि कौन सी वो फेमस मूवमेंट है जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स के रिगार्डिंग हुई थी। ठीक है, जो जिसको हम सब जानते हैं, ठीक है, अच्छे से एकदम। क्या मूवमेंट है वो, चिपको मूवमेंट। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड चिपको मूवमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करते हैं। नाउ सी, चिपको मूवमेंट के हमें बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है यहाँ पे, और चिपको मूवमेंट के रिगार्डिंग 6 मार्क का आंसर एक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट, व्हाट ऑल थिंग्स आर वी गोइंग टू राइट इन द आंसर। सो चिपको मूवमेंट इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल मूवमेंट। कहाँ पे, हिमालयन फुटहिल्स में। चिपको मूवमेंट कहाँ हुई थी, हिमालयन फुटहिल्स। ठीक है, और किसका एग्जाम्पल है, इकोलॉजिकल मूवमेंट का। कूल। नाउ एक बुक है जिसका नाम है अनक्वाइट वुड्स, विच हैज बीन ऑथर्ड बाय रामचंद्र गुहा। ठीक है, वेरी फेमस पर्सनैलिटी। सो अनक्वाइट वुड्स में रामचंद्र गुहा हैज रिटन कि विलेजर्स दे रैलीड टुगेदर टू सेव द ओक एंड रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट्स। कौन से दो फॉरेस्ट, कौन से दो ट्रीज को बचाने के लिए विलेजर्स वहां पे इकट्ठा हुए थे, रैली खड़ी कर दी थी उन्होंने। ओक ट्रीज और रोडोडेंड्रॉन ट्रीज को बचाने के लिए दे रैलीड टुगेदर। हु हैज रिटन, रामचंद्र गु हैज रिटन। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज बुक, अनक्वाइट वुड। कूल, चलो। व्हेन द गवर्नमेंट फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, जब वो पेड़ काटने के लिए आए, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स वो गवर्नमेंट के थे, ठीक है। सो गवर्नमेंट फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स व्हेन दे केम टू कट डाउन द ट्रीज, विलेजर्स स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड हग्ड द ट्रीज। ठीक है, चिपको क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि सो दे हग्ड द ट्रीज मीनिंग ऐसे पेड़ से लिपट गए थे। ओके, ये पूरी कहानी अब तक की क्लियर है, इजी कहानी थी, बिल्कुल याद रखने की 2-4 ही बातें हैं। देखो, चिपको मूवमेंट क्या, इकोलॉजिकल मूवमेंट, हिमालयन फुटहिल्स में। रामचंद्र गुहा ने अपनी बुक अनक्वाइट वुड्स में लिखा था कि विलेजर्स दे रैलीड टुगेदर टू सेव 2 ट्रीज, ओक एंड रोडोडेंड्रॉन। देन गवर्नमेंट के फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स जब आए
ट्रीज काटने, तब विलेजर्स ने क्या किया, दे स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड दे हग्ड द ट्रीज। ठीक है, सो इतनी कहानी अगर क्लियर है तो लेट्स मूव अ लिटिल आगे। अब ये विलेजर्स इतने पागल क्यों है ये फॉरेस्ट के पीछे? व्हाट इज द रीजन विलेजर्स आर सो मच अटैच्ड विद दीज फॉरेस्ट्स? फर्स्ट इज ऑब्वियसली सबसिस्टेंस, उनका घर ही वो फॉरेस्ट के बेसिस पे चलता है। दे गेट फायरवुड फ्रॉम देयर, ठीक है, वो फायरवुड, बाकी सारी नेसेसिटीज, फॉडर, डेली नेसेसिटीज, मेडिसिन के लिए, बहुत चीजों के लिए यूज करते हैं ट्रीज को। ठीक है, एंड सेकेंड, there was also ecological concern as well। ठीक है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए थी उनको, प्लस उनको सबसिस्टेंस की भी चिंता थी। चलो आगे पढ़ते हैं थोड़ा। तो सबसिस्टेंस वाज एट स्टेक, दे रिलाइड ऑन फॉरेस्ट किन किन चीजों के लिए, फायरवुड, फॉडर, अदर नेसेसिटीज। अब क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन the livelihood needs of poor villagers against the government's desires to generate revenue from selling timber। ठीक है, अब देखो, दिस लाइन इज वेरी इंप्रेसिव, इसको लिख के आना भाई। इकोनॉमी ऑफ सबसिस्टेंस पिटेड अगेंस्ट इकोनॉमी ऑफ प्रॉफिट। यानी यहाँ पे क्या चल रहा है, इकोनॉमी ऑफ सबसिस्टेंस वर्सेस इकोनॉमी ऑफ प्रॉफिट। सबसिस्टेंस की साइड पे कौन है, विलेजर्स, प्रॉफिट की साइड पे कौन है, गवर्नमेंट। अलॉन्ग विद दिस इशू, ये इशू के साथ साथ इनइक्वालिटी, द अलॉन्ग विद दिस इशू ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ, इशू ऑफ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी भी राइज हो गया। यानी सिर्फ सबसिस्टेंस और सेल्फिश मोटिव्स नहीं है विलेजर्स के, विलेजर्स को इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की भी चिंता है। सी, दे आर सो मच कंसर्न्ड, है ना। डिवास्टेटिंग फ्लड्स आ रही थी, लैंडस्लाइड्स आ रहे थे, क्योंकि सारा फॉरेस्ट कवर ही कम कर दिया था ड्यू टू द गवर्नमेंट्स डिजायर्स। ठीक है, सो बहुत सारी फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स के साथ साथ बहुत सारी बुरी चीजें हो रही थी ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। सो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, दीज रेड एंड ग्रीन इश्यूज लिंक्ड फॉर विलेजर्स। यानी यहाँ पे रेड एंड ग्रीन इश्यूज का क्या मतलब है, रेड इश्यूज दे स्टैंड फॉर व्हाट एंड ग्रीन इश्यूज दे स्टैंड फॉर व्हाट। सोचो, red issues, they'll stand for survival, sustainability of villagers, and green issues यानी ecological concerns की वजह से। ठीक है, विलेजर्स के दो मोटिव्स थे, रेड इशू यानी हमारा सर्वाइवल कैसे होगा, हमारी बेसिक नीड्स कैसी फुलफिल होंगी, और दूसरा ग्रीन इश्यूज यानी इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ओके, अब while their survival depended on the forest, they also valued forest as a form of ecological wealth। वो forests की पूजा करते थे। ठीक है, forests were god to them, right? So ये हमने पढ़ा भी चिपको मूवमेंट के बारे में। And now it's time we move a little ahead and cover the caste based movement। ठीक है, सॉरी, क्लास बेस्ड मूवमेंट। देखो, क्लास बेस्ड में हम दो सब हेड पढ़ेंगे, पेजेंट मूवमेंट और वर्कर्स मूवमेंट। इसमें मैं बता रही हूँ आंसर राइटिंग में नहीं आता है, CUET के 1 मार्कर्स या फिर बोर्ड्स के 1 मार्कर्स, तभी भी हम पूरा कंटेंट कवर करेंगे। ठीक है, अब पेजेंट मूवमेंट क्लास बेस्ड मूवमेंट का एक थोड़ा कन्वर्जेंट वाला हिस्सा है, यानी स्पेसिफिक वाला हिस्सा है। ठीक है, देखो, अब पेजेंट मूवमेंट में आपको क्या क्या याद रखना है कि पेजेंट मूवमेंट्स कब से चली आ रही है भाई, बिफोर कॉलोनियल डेज से, यानी प्री कॉलोनियल डेज से पेजेंट्स मूवमेंट करते हैं, पेजेंट्स अपने राइट्स के लिए बहुत अवेयर हैं। अब ये कैसे हो गया, क्योंकि इट इज बीन इयर्स, सेंचुरीज सिंस एग्रीकल्चर हैज बीन कंसिस्टेंट। ठीक है, एक ऑक्यूपेशन जो बहुत सालों से चला आ रहा है, दैट इज नथिंग बट एग्रीकल्चर, और इसलिए पेजेंट मूवमेंट्स भी प्री कॉलोनियल डेज से चली आ रही है। नाउ मूवमेंट्स इन द पीरियड ऑफ 1858 टू 1914 में जो हुई थी पेजेंट मूवमेंट्स, इस पीरियड में जो मूवमेंट्स हुई थी उनकी एक स्पेशल बात है। क्या बात है, दे टेंडेड टू रिमेन लोकलाइज्ड, disjointed and confined to particular grievances। यानी ये मूवमेंट बहुत स्पेसिफिक थी, बहुत लोकलाइज्ड और रीजनल थी। ठीक है, ऐसा कुछ ग्लोबल नेचर या उसमें ऐसा कुछ डायनामिज्म नहीं था।
बट न्यू सोशल मूवमेंट्स धीरे धीरे आने लगी, जिनके फीचर्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये सारी जो मूवमेंट्स है भैया बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ईयर्स, इसका मोटिव, दो चीजें याद रखो। एक तो मूवमेंट का नाम, इसका ईयर, और इसका मोटिव कि ये क्यों हुई थी मूवमेंट, ठीक है। अब बंगाल रिवॉल्ट सबसे पहली मूवमेंट कब हुई थी? 1859 टू 62। 1859 टू 62 बंगाल रिवॉल्ट क्यों हुआ था? इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट हुआ था, ठीक है। याद हो गया सबको? अब डेक्कन रायट, डेक्कन रायट कब हुआ? 1857। क्यों हुआ? मनी लेंडर्स के अगेंस्ट, यानी जो मनी लेंडर्स पैसे दे के रखते हैं एंड देन ऑपरेसिव मेथड्स यूज करते हैं, सारे मनी लेंडर्स के अगेंस्ट डेक्कन रायट हुआ था इन 1857, ठीक है। देन बरदौली सत्याग्रह कब हुआ? 1928। कहाँ हुआ? सूरत। क्यों हुआ? अच्छा, इसमें क्या था? ये एक नॉन टैक्स कैंपेन था। कीवर्ड्स, बरदौली सत्याग्रह की जब बात आई तब कीवर्ड क्या आएगा? नॉन टैक्स कैंपेन एज पार्ट ऑफ नेशन वाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर रिफ्यूजल टू पे लैंड रेवेन्यू, ठीक है। सो ये टैक्सेशन और लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट सत्याग्रह हुआ था इन सूरत इन 1928, ठीक है। इसे गांधी जी ने भी काफी लीड किया था। देन चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 टू 18। हिस्ट्री में भी पढ़ा है हमने पहले कि चंपारण सत्याग्रह 1917 टू 18 में हुआ। देन इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट हुम? इंडिगो प्लांटेशंस। दो इंडिगो प्लांटेशंस वाले, देखो, बंगाल रिवॉल्ट और चंपारण सत्याग्रह। सो ये सारी डेट्स, मोटिव्स, ये प्लीज लर्न करके जाओ, बिकॉज ये कहीं भी काम आ जाती है, ठीक है। 1 मार्कस में तो आएंगी। नाउ अब पेजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कब एकदम हाइक पे आ गया, एकदम राइज होने लगे? ये पीरियड में 1920 to 40। दिस वाज द पीरियड व्हेन पेजेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस दे स्टार्टेड राइजिंग, ठीक है। पहला पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन टू बी फाउंडेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BPKS, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। पहला कोई फार्मर्स का या पेजेंट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ तैयार, वो कब हुआ? 1929 में हुआ। उसका नाम क्या था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। देन ऑल इंडिया किसान सभा भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कब फाउंड किया गया? 1936 में इसकी स्थापना करी गई, ठीक है। फर्स्ट किसान ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बी फाउंडेड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929। देन ऑल इंडिया किसान सभा कब फाइंड आउट करी गई? 6 साल बाद, 1936, ठीक है, 7 साल बाद, ठीक है। सो दीज टू पॉइंटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद करते जाओ। देन ये जो सभाज होती है, ये क्यों आती है एग्जिस्टेंस में? दे एग्जिस्ट टू डिमांड फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। फार्मर्स को सही हक नहीं मिल रहे, ठीक है। सो ये जो सभाज है, इनका काम क्या रहता है? उन्हें सही हक दिलाना, उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना होने देना, ठीक है। देन क्लासिक पेजेंट मूवमेंट्स याद रख लेना कुछ। एक का नाम है तेभागा मूवमेंट। तेभागा मूवमेंट कब हुई थी भैया? तेभागा मूवमेंट 1946 टू 47 में हुई थी। अब इसका मोटिव क्या था? ये बंगाल में हुई थी, ठीक है, याद रखो। इसका मोटिव था कि फार्मर्स जो अनाज उगाते थे उसका उनको 2/3 शेयर मिलता था, ठीक है। 2/3 हिस्सा उनको मिलता था, बट उन्हें कितना हिस्सा चाहिए था? सॉरी, अब हम पेजेंट मूवमेंट्स की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्लासिक एग्जांपल इज योर तेभागा मूवमेंट, जो 1946 टू 47 इंडिपेंडेंस वाले टाइम पे हुई थी इन बंगाल, ठीक है। कहाँ हुई थी? बंगाल में। और इसका मोटिव क्या था? ब्रिटिशर्स जो फार्मर्स होते हैं, उनका जो अनाज होता है उसमें से हाफ कस्टमरी, हाफ शेयर फार्मर को देते थे कि तुमने जितना अनाज उगाया उसमें से आधा तुम रखो, आधा तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। बट ये मूवमेंट डिमांड कर रही थी कि आधे की जगह हमें 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए हमारे अनाज का, ठीक है, एंड 1/3 आप टैक्स ले लो।
सो हमें 2/3 हिस्सा चाहिए, ये तेभागा मूवमेंट बताती थी। देन तेलंगाना मूवमेंट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हुई थी? निजाम के अगेंस्ट हुई थी, जिसमें विमेन ने भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। आपने पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा। ये 1946 टू 1951 के टाइम पीरियड पे हुई थी। कूल, चलो आगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे बताया है कि राइट अबाउट द न्यू फार्मर्स मूवमेंट in Punjab and Tamil Nadu, which began in 1970s. Very, very important. यहाँ पे न्यू फार्मर्स मूवमेंट और ओल्ड फार्मर्स मूवमेंट के फीचर्स आपको डिस्टिंक्शन के लिए आ सकते हैं और बताएंगे कि हाउ इज न्यू फार्मर्स मूवमेंट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड फार्मर मूवमेंट। हमने यहाँ पे ही पढ़ा था कि ओल्ड फार्मर मूवमेंट्स वर लोकलाइज्ड, डिसजॉइंटेड। तो न्यू फार्मर मूवमेंट्स में ऐसा क्या खास बात है? चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू फार्मर मूवमेंट्स बिगैन इन 1970s। कहाँ? पंजाब और तमिलनाडु में। ठीक है, अब ये मूवमेंट्स की खास बात ये है कि दे वर रीजनली ऑर्गेनाइज्ड, रीजन वाइज चलती थी। नॉन पार्टी, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इन्हें नहीं दिखेगा। एंड इन्वॉल्व फार्मर्स रादर देन पेजेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। दो शब्दों में क्या डिफरेंस है? फार्मर्स वर्सेस पेजेंट्स, ये दोनों सेम ही तो वर्ड्स है, इसमें क्या अंतर है? अंतर है, फार्मर्स की जब हम बात कर रहे हैं ये प्रोफेशनली एग्रीकल्चर करते हैं, यानी ये मार्केट में अपना प्रोड्यूस बेचते हैं। बट पेजेंट्स खुद के सर्वाइवल के लिए खाना उगाते हैं। दे ग्रो क्रॉप्स फॉर देयर ओन कंजम्पशन, वो मार्केट में नहीं लाते बेचने के लिए। सो फार्मर्स दे आर प्रोफेशनली एग्रीकल्चर So farmers, they are professionally involved in agriculture, but peasants, they're not very professionally involved in agriculture. Farmers are, ये देखो यहाँ पे लिखा है, farmers are said to be market involved as both commodity producers and purchasers. ठीक है, so क्या क्या पता चला? 1970s में हुई थी न्यू फार्मर्स मूवमेंट पंजाब तमिलनाडु में। ये फार्मर्स को इंक्लूड करती थी, पेजेंट्स को इंक्लूड नहीं करती थी। बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी? एंटी स्टेट, एंटी अर्बन, और ऑल्सो दिस वाज अ नॉन पार्टी एंड रीजनली ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। ठीक है, इसका सेंटिमेंट क्या है? ये स्टेट के भी अगेंस्ट है और अर्बन एरियाज के भी अगेंस्ट है, अर्बन लोगों के भी अगेंस्ट है। फोकस ऑफ डिमांड वर प्राइस एंड रिलेटेड इश्यूज। प्राइस कितना मिल रहा है, भाव कितना मिल रहा है, प्राइस प्रोक्योरमेंट, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, टैक्सेशन, ये सारे इश्यूज थे। अब मेथड्स क्या इस्तेमाल किए गए थे? मेथड्स वर नोवेल मेथड्स, जैसे ब्लॉकिंग द रोड्स, रोड्स रस्तों को ब्लॉक करके रखते थे, रेलवेज, देन रिफ्यूजिंग पॉलिटिशियंस। ठीक है, पॉलिटिशियंस रास्ते वगैरह ब्लॉक करके रखते थे। सॉरी, इनकी मेथड्स क्या थी? दे यूज्ड नोवेल मेथड्स ऑफ एजिटेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे आर ब्लॉकिंग द रोड्स, रेलवेज, रिफ्यूजिंग पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स एंट्री इन द विलेजेस एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये सारे एजिटेशन के इनके मेथड्स थे। It has been argued that farmers movement have broadened their agenda and ideology, और इसमें environment और women related issues भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये सारे ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट्स को हम कैसी मूवमेंट बोलते हैं? न्यू सोशल मूवमेंट्स। दैट्स इट। ठीक है, नाउ वी बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, वर्कर बेस्ड मूवमेंट्स। अगेन 1 मार्कर बहुत आते हैं इसमें से। वर्कर बेस्ड मूवमेंट्स। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सीयूईटी वाला सवाल, फर्स्ट ट्रेड यूनियन टू बी क्रिएटेड। पहला ट्रेड यूनियन इंडिया में कब, कहाँ, किसने बनाया था? सो बीपी वाडिया मेड हिज फर्स्ट ट्रेड यूनियन in April 1918 in Madras. He established his first trade union in April 1918 in Madras. What was his name? BP Wadia. Now Mahatma Gandhi, इन्होंने एक टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया इन 1918। TLA, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, किसने फाइंड आउट किया? महात्मा गांधी इन 1918। ठीक है, टू वेरी वेरी क्रूशियल फैक्ट्स। Have they did you guys note these 2 facts? Let's move ahead.
AITUC, All India Trade Union Congress, full forms, date of year of establishment and the leader, the establisher, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. AITUC, All India Trade Union Congress, 1920 में इसका फॉर्मेशन हुआ इन बॉम्बे. ठीक है. Now, what is AITUC? It is a broad-based organization जिसमें diverse ideologies के लोग काम करते हैं. जैसे some are communists, some people are moderates, while some are nationalists. Communists में कौन कौन आते हैं? ऐसे डांगे, M.N. रॉय. और moderates M. जोशी, V.V. गिरी. Nationalists में कौन आते हैं? लाला लाजपत राय और Jawaharlal Nehru. So we talked about TLA. We talked about DP Wadia's first trade union. Then we also talked about AITUC, जिसका फॉर्मेशन बॉम्बे में 1920 में हुआ, राइट? अब ये AITUC को 1947 में चेंज करके क्या बना दिया था? INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस. ठीक है, ये भी याद रखो. ठीक है. नाउ AITUC 1947 में क्या बन गया? INTUC. कूल. अब ये वर्कर बेस्ड मूवमेंट का भी अपना खत्म हो गया. इसमें मोस्टली 1 मार्कर्स ही पूछते हैं. रिपीटेडली टेलिंग यू दिस. ठीक है. देन अब आते हैं कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स पे. कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स में हम 2 सब टॉपिक्स कवर करेंगे. पहला दलित मूवमेंट और दूसरा आएगा आपका बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट. Dalit movement में what was Dalit movement all about? So it was about the recognition. It was a struggle for recognition as fellow humans. हमें पता है how badly Dalits were treated then. ठीक है. So it was a struggle for recognition as fellow humans. It was a struggle for self-confidence and self-determination. It was a struggle for abolishment of stigmatization. जो दलित्स के अगेंस्ट जो स्टिग्मा चलता था, it was a struggle for abolishing वो वाला स्टिग्मा. ठीक है. Then struggle to be touched. Okay, so these all points cover the motive behind Dalit movement. अब ये वर्ड जो है दलित, ये मीन क्या करता है? What is its meaning? We've all studied this ऑलरेडी कि दलित का मतलब होता है डाउन ट्रोडन. दलित का मतलब होता है ऑपरेस्ड, पुअर. ठीक है. नाउ दलित इज अ कॉमनली यूज्ड वर्ड. किन किन लैंग्वेजेस में यूज करते हैं? हिंदी, गुजराती, मराठी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. देन ये पहले इसका यूज कहाँ हुआ था? When was this word used for the first time? It was first used in the new context in Marathi. ये मराठी लैंग्वेज में यूज किया गया by the neo-Buddhist activists, followers of B.R. Ambedkar. Again, I'll read out this point. पहली बार कहाँ यूज किया गया था? मराठी लैंग्वेज में यूज किया गया था. किन से यूज किया गया था? न्यू बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट ने वर्ड यूज किया था. नाउ ये एक्टिविस्ट कौन थे? ये फॉलोअर्स थे किसके? B.R. अम्बेडकर के. आई होप थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल क्लियरर. पिक्चर इज क्लियर. ठीक है. अब दलित का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया. डाउन ट्रोडन, पुअर, ऑप्रेस्ड पीपल, दोज हु हैव बीन ब्रोकन, ग्राउंड डाउन. ठीक है. बाय दोज अबाव देम, यानी दूसरों द्वारा जो लोगों को बहुत बुरी ट्रीटमेंट दी गई है उनको हम दलित्स कहेंगे. देयर हैजंट बीन एनी सिंगल यूनिफाइड दलित मूवमेंट इन द कंट्री. ऐसी पूरी कंट्री में एक सिंगल यूनाइटेड मूवमेंट हुआ दलित ऑपरेशन के अगेंस्ट ऐसा नहीं है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मूवमेंट्स हुई है. ओके, अगेंस्ट द दलित ऑपरेशन. ठीक है. अब यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट्स में अलग मूवमेंट्स हुई है उनका भी सिंगल मोटिव था. दे वर ऑल यूनाइटेड बाय देयर मोटिव. क्या था? इक्वालिटी एंड सेल्फ डिग्निटी. कि ये बहुत गलत है, ये जो बर्ताव हम दलित्स के साथ करते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग. एंड एक कॉमन मोटिव था ये मूवमेंट्स का, इक्वालिटी एंड सेल्फ डिग्निटी. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैच द कॉलम्स के लिए आ सकता है CUET में कि बताओ सतनामी मूवमेंट कौन से स्टेट में हुई थी? छत्तीसगढ़. किसने की थी? चामर्स नाम का एक सेक्शन था ऑफ छत्तीसगढ़. सो सतनामी मूवमेंट ऑफ चामर्स ऑफ छत्तीसगढ़. आदि धर्म मूवमेंट कहाँ हुई थी? पंजाब में हुई थी. महार मूवमेंट महाराष्ट्र में हुई थी. जटावाज
जो आगरा के एक सेक्ट है जटावज, उन्होंने भी दलित्स दलित्स के लिए स्टैंड लिया था। देन एंटी ब्राह्मण मूवमेंट कहाँ हुई थी? इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल। कहाँ हुआ था? साउथ इंडिया में हुआ था। ठीक है, सो ये सारी मूवमेंट्स कौन सी मूवमेंट किस स्टेट की है, ये अच्छे से लर्न कर लेना। अब हम चलते हैं आगे टुवर्ड द बैकवर्ड क्लास एंड कास्ट मूवमेंट। ठीक है, नाउ बैकवर्ड क्लासेस की भी बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड था बैकवर्ड क्लास, ये कहाँ यूज किया है, कब यूज किया है? सॉरी, इट वाज यूज्ड इन द 19th सेंचुरी। अब ये मद्रास में कब से यूज किया जा रहा है? 1872। मैसूर में कब से यूज किया गया है? 1918। एंड बॉम्बे में कब से यूज किया जा रहा है? 1925। इफ यू कैन रिमेम्बर दीज डेट्स वेल एंड गुड, थोड़ा कोशिश करो। ठीक है, बिकॉज एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ सकते, बिकॉज कहाँ से वो क्वेश्चन दे दे 1 मार्कर्स में, वी नेवर नो, राइट? सो 1954 में क्या हुआ बच्चा, ये देखो। 1954 में 88 organizations they were counted working for the backward classes. 88 organizations 1954 में बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाए गए थे। ये बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। अब ट्राइबल मूवमेंट्स की ओर चलते हैं। आई गेस ट्राइबल मूवमेंट्स बहुत इजी और इसमें से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ट्राइबल मूवमेंट्स में सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है झारखंड का, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज योर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सो झारखंड का जो पॉइंट है हम यहाँ पे जल्दी से कवर कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, या क्या कैसी ट्राइबल मूवमेंट इधर हुई थी, ये एक्सप्लेन करो। तो झारखंड के बारे में आपको लिखना है कि इट इज अ न्यूली फॉर्म, इट इज अ यंग स्टेट। 2000 की ईयर में ये फॉर्म हुई थी। झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारी स्टेट्स 2000 में फॉर्म हुई है। देन इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ साउथ बिहार। ये किस स्टेट से ओरिजिनली कार्व किया गया? ये ओरिजिनली बिहार का पार्ट था, लेकिन ये 2000 में कार्व आउट किया गया, इसको एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दे दिया। ठीक है, नाउ इसके फॉर्मेशन के पीछे बहुत सारा खून पसीना बहाया है। ठीक है, बिहाइंड द फॉर्मेशन लाइज मोर देन अ सेंचुरी रेजिस्टेंस। इनके लीडर, इनके मेन आइडल कौन है? झारखंडी लोगों के मेन आइडल कौन है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को एक बहुत ही करिस्मेटिक पर्सनालिटी माना जाता है। ही वाज अ मैजिकल पर्सन। ठीक है, एंड ही वाज द वन behind the formation of Jharkhand. He is credited with the formation of Jharkhand. Now, Birsa Munda became an important icon. His stories, his songs, they are all found all over Jharkhand, and he is very famous there. ठीक है, इसको इनको गॉड मानते हैं। ठीक है, लिटरली। ना लिटरेट आदिवासी ने क्या किया? लिखना शुरू किया। सारा डेटा, सारे इवेंट्स याद रखने के लिए दे स्टार्टेड राइटिंग, दे स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट हिस्ट्री एंड मिथ्स। ठीक है, then they documented this information, they disseminated information, they helped create a unified ethnic consciousness, यानी एक सिंगल आइडेंटिटी, एक खुद की एथनिसिटी के बारे में एक प्राइड, एक कॉन्शियसनेस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ने मदद की। लोगों ने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग देमसेल्व्स, देयर ओन कल्चर। ठीक है, उनकी एक शेयर्ड आइडेंटिटी बन गई एज झारखंडीज। ठीक है, ऑल द आदिवासीज दे शेयर्ड अ कॉमन हेट्रेड, किसके लिए? दिक्कूस के लिए। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दिक्कूस कौन होते हैं? माइग्रेंट ट्रेडर्स। माइग्रेंट ट्रेडर्स होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, जो ट्राइब्स को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, जो उनके लैंड्स छीन लेते हैं। ठीक है, सो आई होप द स्टोरी ऑफ झारखंड इज क्लियर। यू नीड टू रिमेम्बर झारखंड कब बना, किस स्टेट से ओरिजिनली कार्व किया, हु वाज देयर लीडर। ठीक है, देन लोगों ने कैसे डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल किया, कैसी शेयर्ड एथनिक आइडेंटिटी बनाई खुद की, एंड देन हु वर दिक्कूस। आई गेस दिस स्टोरी ऑफ झारखंड इज वेरी वेरी क्लियर। अब 4 इश्यूज आते हैं, आपके सेपरेट पॉइंट्स में लिखे हैं टेक्स्ट बुक में, अगेंस्ट विच लीडर्स एक्चुअली प्रोटेस्टेड। पहला इशू है
इन झारखंड एक्विजिशन ऑफ लैंड, इनकी लैंड्स छीन ली जाती थी, ठीक है। सो ट्राइब्स वर वेरी एजिटेटेड कि हमारी लैंड्स पे किसी और का हक नहीं हो सकता, हमारी लैंड्स हमारी हैं, ठीक है, यू कैन नॉट जस्ट टेक अवे आवर लैंड्स लाइक दैट। देन दूसरा, सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन की लोग कहाँ सेटल होंगे, लोगों का सर्वे कैसा है, कि, कितने लोग हैं, ठीक है, व्हाट इज देयर हाउसिंग इश्यूज, ये सारी चीजों पे भी बहुत सारा ये हुआ, प्लानिंग, प्लॉटिंग और एजिटेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। हम आपने बहुत सारे डैम प्रोजेक्ट्स के बारे में वगैरह भी पढ़ लिया होगा कि उसमें कैसे लोगों की बस्तियां ऐसे मतलब उठा देते हैं, उखाड़ देते हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट डन, राइट। लोगों ने अपने घर जहां बसाए वो आप ऐसे नहीं तोड़ सकते। सो दिस, ये सारे सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशंस के बारे में, लैंड के बारे में लोग एजिटेट करने लगे, कलेक्शन ऑफ लोन्स, रेंट्स के ऊपर और नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर ट्राइबल्स के एजिटेशंस शुरू हो गए थे, ठीक है। यू कैन राइट दिस एज इट इज इन योर एग्जाम कि एक्चुअली उनका एरिया ऑफ कंसर्न क्या था। ये देखो, ये ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक, जो नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल लोगों का एजिटेशन रहा है। सो नॉर्थ ईस्ट में देयर इज अ की इशू, क्या है? एलियनेशन फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड्स, कि हमको आप फॉरेस्ट लैंड से दूर करना चाहते हो, बट दिस इज नॉट डन। हमारा पूरा सबसिस्टेंस फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट में की इशू यही है कि आप फॉरेस्ट लैंड से लोगों को दूर कर रहे हो, ट्राइबल्स को दूर कर रहे हो। देन इकोलॉजिकल एंड कल्चरल इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी, इनइक्वालिटी, ये सब तो है ही। पहले एटीट्यूड क्या था पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का? सेसेशनिस्ट सेंटिमेंट्स, वॉयलेंट सेंटिमेंट्स। अब पॉलिटिकल साइंस के लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे ये कैसे मिजोरम ये वगैरह स्टेट्स ने ऐसे सेसेशनिस्ट सेंटिमेंट्स लाए थे, बट इंक्लूसिव नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इतने अच्छे से बनाया गया कि people they started believing in the constitution and they started showing respect to the constitution and also to the country। सबको साथ ले आया ये कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई। नाउ द लास्ट सेक्शन of our sociology syllabus is women's movement। अब women's movement हमें पता है कि women are, आज भी women इतनी खुश नहीं है, ठीक है। You just look around, there is a dual role, क्या बोल सकते हैं, conflict जो women के साथ साथ चलते रहता है, ठीक है। So there's a lot of conflicting duties that women have to do and they're not entirely satisfied with whatever they are getting, क्योंकि सोसाइटी की बहुत सारी expectations होती हैं। So ये सारी women's movement, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये हम देखते हैं, ठीक है। What all things, wrong things happen to women, कब से ये मूवमेंट्स चालू हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है इंडिया में विमेन मूवमेंट्स जैसे, ठीक है, एंड विमेन ने कैसी कैसी मूवमेंट्स रन करी है, ये सारी चीजें विल चेक आउट इन जस्ट 5 मिनट्स। सो विमेन्स मूवमेंट में आपको सबसे पहले याद रखना है कि 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स, इन्होंने बहुत सारे इश्यूज रेज किए। हमने देखा था कल्चरल चेंजेस वाले चैप्टर में कि कैसे 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स, दे टॉक्ड अबाउट विमेन एजुकेशन, ठीक है, दे टॉक्ड अबाउट द नीड टू एजुकेट विमेन, द नीड टू यू नो गिव इम्पोर्टेंस टू एन इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। विमेन के सिवाय कैसे सोसाइटी चलेगी, राइट। सो सम 20th सेंचुरी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WIA, विमेन्स इंडिया एसोसिएशन, 1917 में बना था। ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस AIWC 1926 में बना था। देन नेशनल काउंसिल फॉर विमेन इन इंडिया NCWI 1925 में बना था। लर्न दीज 3 ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। देन इधर एक क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने आइडिया दी थी कि विमेन्स वेलफेयर और पॉलिटिक्स
ये दो बहुत ही अलग चीजें, इन्हें अलग रखना चाहिए. दीज थिंग्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा था? ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 1926. अब women were an active component किसमें? agrarian struggles में, revolts में, तेभागा movement, तेलंगाना movement, वारली tribes revolt of Maharashtra. So ये सारे movements में the role of women was very very prominent. ठीक है. अब renewal कब हुआ women's movements का? मिड 90s 70s, वेरी इंपॉर्टेंट. मिड 70s में ये जो पूरी विमेन्स मूवमेंट थी ये सारी रिन्यू हो गई, एक नए एनर्जी के साथ हमें दिखाई दी. इसके पहले ज्यादा नहीं चली, ठीक है, बट मिड 1970s से बहुत ज्यादा एनर्जी दिखाई दी इन विमेन्स मूवमेंट्स. इसको बोला जाता है सेकेंड फेज ऑफ विमेन्स मूवमेंट्स. मिड 1970s इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड फेज ऑफ विमेन्स मूवमेंट्स. अब इसमें ऐसा क्या खास था? नई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज लाई थी, आइडियोलॉजीज लाई थी, नए इश्यूज, मॉडर्न कंटेम्पररी इश्यूज लाए थे, जैसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, लैंड राइट्स, सेक्सुअल हरासमेंट, डावरी, एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, दीज इश्यूज वर कवर्ड अ लॉट इन दिस सेकेंड फेज एरा. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, व्हाट इज एन आइडिया ऑफ अ जेंडर जस्ट सोसाइटी? हम कब बोलेंगे कि हाँ इंडिया एक जेंडर जस्ट सोसाइटी बन गया? दो क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे. पहला, द वुमेन शुड बी एजुकेटेड. देयर नीड्स टू बी द एजुकेशन, द लिटरेसी ऑफ वुमेन needs to be taken care of. ठीक है, because without education nothing can be done, nothing at all. ठीक है. एंड सेकेंड, इम्प्रूव्ड सेक्स रेशियो. पहला, आप एजुकेट करो लोगों को, women को एजुकेट करो स्पेशली. एंड सेकेंड, यू इम्प्रूव द सेक्स रेशियो ऑफ योर कंट्री. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, बी इट अ गर्ल चाइल्ड, बी इट अ बॉय चाइल्ड, बोथ शुड बी इक्वल. ठीक है. एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बहुत सारे लाए गए. क्लासिक एग्जाम्पल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ठीक है. सो ये सारी चीजें हमने अभी कवर करी है. बहुत सारी सोशल मूवमेंट्स, बहुत सारा डेटा हमने दिमाग में लाया है. ठीक है. इसको नोट बनाओ अच्छे से, पॉइंटर्स जैसे मैंने नोट्स बनाए. टेक इट्स हेल्प. एंड जो 1 मार्कर्स है उनको सेपरेटली लिखो अच्छे से. एंड यू विल बी ऑल सेट. ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स गाइज. बाय बाय. I know you are all going to perform very well. All the best, guys.